बीते 24 घंटे में 3 खबरें सामने आई हैं, तीनों आपके सामने रख रही हूं। पहली खबर मंगलवार की, जहां राहुल गांधी ने कांग्रेस के ओबीसी विंग की बैठक में सरकार को धमकी देते हुए कहा, जेनजी से कहीं ज्यादा आबादी ओबीसी समाज की है, अगर वो सड़क पर आ गए तो मोदी सरकार को झुकना ही पड़ेगा। दूसरी खबर उत्तर प्रदेश से, जहां अखिलेश यादव ने एनडीए की पार्टियों के सीट बंटवारे का ऐलान जो है वो करते हुए ये बताया, अखिलेश के सीट बंटवारे का गेम, एनडीए के सीट बंटवारे का ऐलान कर दिया। मतलब अखिलेश खुद इंडिया ब्लॉक में है, लेकिन वो एनडीए में किस पार्टी को कितनी सीट मिलेगी ये बता गए। और तीसरी खबर आई बिहार से, जहां पूरे मॉनसून सत्र से गायब रहे तेजस्वी यादव अचानक एक्टिव हो गए, छात्रों के मुद्दे पर सड़क पर उतरे, लेकिन कांग्रेस से दूरी बनाकर। अब देखने में तो ये तीनों खबर 3 अलग अलग जगह पर 3 अलग अलग सियासी पार्टियों से जुड़ी हुई दिख रही है, राइट? ऐसा ही लग रहा है। एक जगह कांग्रेस है, एक जगह समाजवादी पार्टी है, एक जगह आरजेडी है, लेकिन तीनों एक कड़ी से जुड़े हुए हैं। ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग, देश का सबसे बड़ा जाति समूह। ये कड़ी कैसे जुड़ रही है, एक एक करके आपको समझाती हूं। तैयार है आप? सूत्रों के मुताबिक मंगलवार को राहुल गांधी ने कांग्रेस ओबीसी मोर्चे की बैठक में एक नया प्लान शेयर किया। कहा कि अब ओबीसी के नाम पर आंदोलन खड़ा करो, जाति जनगणना को मुद्दा बनाओ। राहुल इस भरोसे में है कि उनका ओबीसी वाला ये कार्ड भयंकर चलेगा, जरूर चलेगा। इसीलिए कांग्रेस कार्यकर्ता को बब्बर शेर बताने वाले राहुल गांधी अब देश की जनता को बब्बर शेर बता रहे हैं। और हिरण किसे कह रहे हैं, आप इस बयान को सुनकर समझ जाएंगे। की जो जनता है ना, वो बब्बर शेर है, और अब वो हिरण ढूंढ रही है, और वो कहने भाई यहाँ पे हिरण चाहिए, और सारे के सारे हिरण झुक रहे हैं, एक पार्लियामेंट हाउस के पीछे झुक रहा है। तो राहुल गांधी ने अपने ओबीसी मोर्चे को टास्क दिया आंदोलन वाला। उनके नेता काम पर भी लग गए। जाति जनगणना में ओबीसी का स्लॉट नहीं होने का मुद्दा उठाया उन्होंने। कैसे, देखिए। सबसे बड़ा धोखा मोदी जी ने किया है तो वो भी ओबीसी समाज के साथ किया है। ये तो जातीय जनगणना हो रही है, उसमें SC/ST/कास्ट, ओबीसी का नाम नहीं है। तो एक ओबीसी प्रधानमंत्री जो ओबीसी की वोटों के दम पे प्रधानमंत्री बनता है और ओबीसी के संवैधानिक अधिकारों को ठुकरा देता है, ठोकर मारता है, उससे सावधान रहने की जरूरत है। अब आप कहेंगे मैडम ये ओबीसी स्लॉट क्या होता है? तो जनगणना 2027 के दूसरे चरण का काम शुरू हो गया है? इसके तहत आपके घर पर जनगणना कर्मचारी आएंगे, आपसे कुछ सवाल पूछेंगे। 40 सवाल लेकर आएंगे आपके घर में। जनगणना के लिए 40 सवाल जो पूछे जाएंगे, उसमें 10वां सवाल क्या है? आपकी जाति का, जिसमें आपसे जनगणना कर्मचारी पूछेंगे कि आप अनुसूचित जाति से हैं क्या? आप कहेंगे नहीं। अच्छा, आप अनुसूचित जनजाति से हैं क्या? आप कहेंगे नहीं। तो आप अपनी जाति बताइए। फिर वो ये कहेंगे कि आप जिस भी जाति से हैं वो जाति लिख दीजिए। कांग्रेस सहित विपक्ष की कई पार्टियों को इसी से दिक्कत है। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि ओबीसी का जिक्र वो भी तो होना चाहिए, क्योंकि SC ST OBC यही करते हैं। देखिए, भारत में आजादी के बाद 1951 में पहली बार जनगणना हुई। कौन सी थी वो वर्ष, कौन सा था? 1951 पहली जनगणना शुरू हुई। तब देश में पंडित नेहरू की अगुवाई में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। 1951 से पहले 1931 में अंग्रेजों के शासन में जो आखिरी जनगणना हुई थी, उसमें जाति की भी गिनती हुई थी। वो कब हुई थी? 1931 में। लेकिन आजाद भारत में जब जनगणना की बारी आई तो पंडित नेहरू की सरकार ने जाति की गिनती से मना कर दिया। पंडित नेहरू ने तब जाति की गिनती पर सवाल उठाते हुए कैबिनेट बैठक में कहा था कि आजाद भारत में, सुनिएगा गौर से, ये नेहरू जी ने कहा, आजाद भारत में पहली जनगणना जाति पर आधारित नहीं हो सकती है। उसके बाद आता है साल 2011, बीच में भी हुई, हर 10 साल में होती है। 2011 तक हर 10 साल में होने वाली जनगणना में SC ST के अलावा बाकी जातियों की गणना हुई ही नहीं। अब फिर से सवाल उठता है कि जब 51 से लेकर 2001 तक 6 जनगणना होने के बाद
जाति नहीं पूछी गई या 6 जनगणना में जाति नहीं पूछी गई, तो फिर आप क्यों पूछ रहे हैं? इसका जवाब भी दे देती हूँ। आपको 2011 में मनमोहन सिंह सरकार ने जाति जनगणना की घोषणा की। उस वक्त जातियों की गणना की गई थी, लेकिन क्या उन्होंने जाति की घोषणा की? जवाब है नहीं। आंकड़े जारी ही नहीं किए गए, क्योंकि जनगणना में जातियों की गिनती में बहुत खामियां पाई गई। और मैं आपको बताती हूं कौन कौन सी खामियां पाई गई। आइए, बोर्ड बाबू को जरा आप प्रणाम कर दीजिए। तो ये जो इस वक्त आपको दिखाई दे रहा है, जनगणना में जाति का पेच कहां फंसा है उसको समझा रही हूं मैं। 1931 की जनगणना जो हुई उसमें क्या हुआ था? जातियों को गिना गया था क्लियरली, लेकिन फिर और उस वक्त कितनी जातियां थी जब जातियों की गिनती हुई ना? जातियों की गिनती वो कितनी थी? 4147। इन जातियों का जिक्र किया गया जब 1931 में जनगणना की गई। ठीक है, फिर आ जाइए 2011 कट्टू। 2011 में क्या हुआ? ये जो इस वक्त आपको 4141 जातियां दिख रही है, वो कितनी हो गई? कितनी हो गई? 46 लाख, 46 लाख। कहां 1931 में 4147 जातियां। आप आ जाइए 2011, जिसके आंकड़े जो हैं वो रखे नहीं गए हैं सामने। बहुत सारी खामियां थी और बहुत सारे इश्यूज थे, लेकिन ये 4000, लगभग 4000 जो जातियां थी वो हो गई 46 लाख। 80 साल में जातियों की संख्या कितनी बढ़ गई? अगर आप आंकड़ा लगाएं तो लगभग 1100% इंक्रीमेंट हो गया जातियों में। 1100 गुना बढ़ गई। इसी दिक्कत के कारण कांग्रेस सरकार 2011 की जनगणना में जातियों की गिनती को सार्वजनिक नहीं करती है। और अब जब आप विपक्ष में हैं तो कह रहे हैं व्हाई नॉट। 2027 की जनगणना में फिर से जाति की गिनती हो रही है, पर कांग्रेस क्या कह रही है? इससे कुछ नहीं होने वाला। कांग्रेस कह रही है जैसे चंदा चोरी हुआ वैसे ही जनगणना के नाम पर घर घर चोरी की जाएगी। सुन लीजिए। 2025 को कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री को एक खत लिखा था कि जिस तरीके से बिहार और तेलंगाना में जाति जनगणना कराया गया था, उसी आधार पर आप राष्ट्रीय स्तर पर जाति जनगणना कराइए। उसका नज़रअंदाज किया गया और खिलवाड़ है, ये विश्वासघात है। मोदी सरकार जाति जनगणना कराना नहीं चाहती है। गजब है भाई। आप करें तो सब ठीक ठाक, बीजेपी करने जाए तो हमें तो नीयत पर शक है। हम तो मानते ही नहीं है कि ये लोग ये करना चाहते हैं। कांग्रेस को ये बताना चाहिए कि जाति के सवाल में SC ST पर जाति पूछी जाए और ये घर घर चोरी है, तो फिर 2011 में ऐसी चोरी हुई थी क्या? अब आप कहेंगे मैडम हमें कैसे पता हुई थी कि नहीं हुई थी? तैयारी पूरी है सर, तथ्यों पर बात करेंगे। मेरे हाथ में 2011 की जनगणना की कॉपी है। वो जो सवाल पूछे जाते हैं ना, ये वो वाली कॉपी है। उसका प्रिंट आउट लेकर आपके सामने आई हूं। अब कांग्रेस मुझे बता दे ड्रॉप डाउन में क्यों नहीं है, ड्रॉप डाउन में क्यों नहीं है। 8वें नंबर का सवाल, ये देखिए मार्क करके लाई हूं। 8वें नंबर का सवाल कौन सा कैमरा कैच कर रहा है? कैम 5। ओके, ये 8वें नंबर का सवाल क्या है? इसमें ड्रॉप डाउन में क्या आ रहा है? शेड्यूल कास्ट लिखा हुआ आ रहा है, दिख रहा है आपको शेड्यूल कास्ट? और जूम कीजिए रवि। ठीक है, दूसरा क्या है? शेड्यूल ट्राइब। अब इसके अलावा तो मुझे और कुछ दिख नहीं रहा है। ये तो खाली है भाई। और अगर आप कैच नहीं कर पा रहे हैं तो आप जरा इससे रिलेटेड विजुअल्स डाल दीजिए। हाँ, ये डालिए जरा। ये देखिए, ये इसको मैंने जूम करके दिखा दिया आपको। ठीक है, अब मुझे बताइए, ये 2000 मेरे हाथ में 2011 की जनगणना की कॉपी है। इसके 8वें नंबर का सवाल आप देख लीजिए। एकदम वही पैटर्न है जो कि अभी सरकार अपना रही है। इसमें ऑप्शन है, आप SC हैं तो 1 लिखिए, ST हैं तो 2 लिखिए, इन दोनों में से कोई नहीं है तो 3 लिखिए। जाति पूछी नहीं गई है।
यानी आजाद भारत में किसी जनगणना फॉर्म पर ओबीसी जैसे शब्द का कभी जिक्र आया ही नहीं। फिर कांग्रेस ये मुद्दा क्यों उठा रही है हुक्म? इसका जवाब कौन देगा? केवल सियासत। आप अपना अतीत बताइए ना, ये दर्शकों को बताने से या वोटर्स को बताने से क्यों कतरा रहे हैं? जयराम रमेश, राहुल गांधी, तमाम बड़े वो लोग जो लिख रहे हैं ये सारी की सारी स्ट्रैटेजीज बताएं ना। 2011 में ओबीसी का कोई जिक्र नहीं है, इसी तरीके का सर्वे फॉर्म, इसी तरीके के सवालात, और अब आप कह रहे हैं कि नहीं वो ड्रॉप डाउन में ओबीसी क्यों नहीं है। पहले आप जवाब दीजिए कि यहां ओबीसी क्यों नहीं है 2011 वाले में, किसकी सरकार थी? और इसके पीछे की सियासत भी तो आप समझिए ना। ये जितना आपको आसान दिख रहा है उतना नहीं, सारा खेल जो है वो एक सर्वे से क्लियर हो जाएगा। सारा खेल वोट का है। कौन से वोट का? ओबीसी वोट का खेल है। एक सेकेंड रुक जाइए भैया, रीस्टार्ट करना पड़ेगा, वो थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन तब तक मैं आपको बस ये समझा देना चाहती हूं कि सीएसडीएस का माफ कीजिएगा, एक सर्वे हुआ था। उस सर्वे के मुताबिक 2024 में बीजेपी को देश में 44% ओबीसी वोट मिले। ये जैसे ही रीस्टार्ट होगा मैं आपको सारी चीजें बताऊंगी। कांग्रेस को महज 19% वोट मिला। 2024 के कुल वोट में कांग्रेस और बीजेपी में लगभग 15% का अंतर था, जबकि ओबीसी के मामले में यह अंतर कितना हुआ? 25% का। मैं फिर रिपीट कर रही हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, और यह आंकड़ा आपको समझना बहुत जरूरी है। सीएसडीएस का एक सर्वे होता है। उस सर्वे के मुताबिक 2024 में बीजेपी को देश में 44%, मैं बता देती हूं, यह देखिए आ गया। पूरा जो खेल है वो ओबीसी वोट का है। अब कैसे है? 2024 में बीजेपी को 44% ओबीसी का वोट पड़ता है, ठीक है। और इसी 2024 में कांग्रेस को कितना पड़ता है? लगभग 19%, यही ओबीसी वोट, ठीक है। अब टोटल वोट जो पड़ता है उसमें जो अंतर आता है वो कितना आता है? कांग्रेस और बीजेपी लगभग 15% का अंतर, जबकि ओबीसी के मामले में यह अंतर कितना है? 25%। मतलब टोटल वोट जो पड़ा था ना, टोटल वोट जो दोनों पार्टियों को, उसका जब डिफरेंस निकाला गया तो वो 15% के आसपास आता है। लेकिन यहां पर ये कितना हो जाता है? यहां पर लगभग 25% हो जाता है। सबसे बड़ा अंतर कहां आ गया? 25% का ओबीसी में। इसीलिए राहुल गांधी को लगता है कि दिल्ली की कुर्सी और उनके बीच कोई है तो वो ओबीसी का वोट है। लेकिन पेच ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ओबीसी वर्ग से आते हैं, और भारत में आज तक सिर्फ 2 ही प्रधानमंत्री ओबीसी वर्ग से आए हैं। पहले एचडी देवेगौड़ा और दूसरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यानी कांग्रेस से 6 प्रधानमंत्री हुए हुक्म, 6 प्रधानमंत्री, एक भी ओबीसी का नहीं। व्हाई? बीजेपी से 2 प्रधानमंत्री हुए, जिसमें से एक ओबीसी वर्ग से आते हैं, और यही तथ्य कांग्रेस के लिए मुश्किल तो बनेगा। लेकिन कांग्रेस और ओबीसी के बीच सिर्फ बीजेपी हो तो समझ में आया ना, बीजेपी नहीं है केवल, कांग्रेस की जो सहयोगी पार्टियां हैं वो भी तो है ना। पहले यूपी का गणित समझा लेती हूं। एक अनुमान के मुताबिक यूपी में कुल वोट बैंक का करीब 41% ओबीसी है। यूपी के ग्रामीण इलाकों में ओबीसी की आबादी 54% से ज्यादा है, और इसीलिए इस वोट बैंक को साधने के लिए राजनीति का ग्रामीण या गवई अंदाज ज्यादा चलता है। राहुल जब दिल्ली में ओबीसी वाली स्ट्रैटेजी तय कर रहे थे, उससे चंद घंटे पहले अखिलेश एक सोशल मीडिया पोस्ट से यूपी की राजनीति में हलचल मचा देते हैं। क्या लिखते हैं पोस्ट में? कि सूत्रों के हवाले से पता चला है कि पीडीए के प्रेशर में और अपने सहयोगी दलों को इधर उधर छिटकने से बचाने के लिए बीजेपी सीटों के बंटवारे का प्लान कर चुकी है।
और उसके बाद वो बाकायदा सीटें भी दे देते हैं। आरएलडी 73 सीट, सुभाषपा 39 सीट, निषाद पार्टी 31 सीट, अपना दल 19 सीट। वैसे देखें तो ये सराहनीय बात है, लेकिन पीडीए की जनसंख्या के अनुपात में ये भी आधे से कम ही है। इसीलिए ये योजना बुरी तरह असफल ही होगी। भाजपा का ये बड़ा प्लान फेल होगा। अखिलेश ने यूपी में बीजेपी की सहयोगी जिन 4 पार्टियों का जिक्र इसमें किया, वो सभी ओबीसी सेंट्रिक पार्टियां हैं हुक्म। आरएलडी का कोर वोट बैंक जाट है, जो यूपी में 4% है। ओपी राजभर की पार्टी सुभाषपा, उसका कोर वोट बैंक कोयरी है, कुशवाहा है, मौर्य और सैनी है, जो यूपी में कुल मिलाकर 4% है। निषाद पार्टी का कोर वोट बैंक केवट, कश्यप, मल्लाह और निषाद है, जो यूपी में 4% है। और अपना दल का कोर वोट बैंक कुर्मी है, जो यूपी में 5% है। बीजेपी की सहयोगी इन चारों पार्टियों का वोट बैंक मिलाकर उत्तर प्रदेश में कितना हो जाता है? 15%, 15%। अखिलेश को 2017 और 2022 के चुनाव में यह समझ आ गया कि यूपी की सत्ता में वापसी अगर करनी है तो पहले बीजेपी समर्थक इस ओबीसी वोट बैंक में सेंध लगानी होगी। इसीलिए अखिलेश ने शब्दों के छल वाला दाव चला, ताकि 2027 के चुनाव के लिए एनडीए में सीट बंटवारे का मौका आए तो अपने बताए नंबर का हिसाब गिनाकर इन चारों पार्टियों में फूट पैदा की जा सके, विच इज अ वेल प्लान स्ट्रैटेजी। अखिलेश की लड़ाई भी उसी ओबीसी वोट बैंक की है जिस पर राहुल गांधी ताक लगाए बैठे हैं, क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच सिर्फ 9 वोटों का अंतर है, लेकिन नॉन यादव ओबीसी ये अंतर 37% वोट का कर देता है। इसी 37% के अंतर को कम करने के लिए अखिलेश यादव पीडीए की तरह तरह की परिभाषा पेश करते हैं। एनडीए के दलों के सीट बंटवारे का ऐलान खुद कर देते हैं, ताकि समाजवादी पार्टी के कोटे में नॉन यादव ओबीसी जातियों का वोट जुड़ जाए। कहां? अखिलेश के पास। लेकिन योगी आदित्यनाथ भी इस खेल को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सहयोगी पार्टियां भी इसको समझ रही है, और इसीलिए अखिलेश को हाथों हाथ जवाब भी मिल गया। यूपी सरकार में मंत्री हैं सुभाषपा के चीफ ओम प्रकाश राजभर, फौरन खरी खरी सुना देते हैं। यूपी सरकार के मंत्री आशीष पटेल, जो अपना दल एस के नेता हैं, वो भी अखिलेश पर तंज कर देते हैं। लेकिन पहले आप जरा राजभर का ये बयान सुनिए। देखिए, अखिलेश जी गए थे रात को योगी आदित्यनाथ जी से मिले तो यहाँ कुछ समझे, दिल्ली चले गए तो अमित शाह जी से और मोदी जी से मिले तो वहाँ चर्चा किए, तो उन लोगों ने कहा कि यही बोलो जाके, तो वो आके वही बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन का सीट का बंटवारा दिल्ली में होता है कि यहाँ होता है? देखिए, पीडीए में उनके हव के एमओआई के अलावा कोई हव? एमओआई करते करते उबिया गए थे तो लोग कहें छोड़ा जाए दही, अब सरकार प्रकार न बनी। ये तो आपने सुन लिया। अब दूसरा आपको यूपी सरकार के मंत्री आशीष पटेल का बयान सुनाती हूँ, जो अपना दल एस के नेता हैं। अखिलेश पर तंज कस रहे हैं और कह रहे हैं अपना दल जमीन पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं की पार्टी है, हम एसी कमरों में बैठकर ट्वीट थोड़ा ही करते हैं, रीट्वीट थोड़ा ही करते हैं, ये राजनीति हम नहीं करते। आरएलडी ने तो पलटवार में दावा कर दिया कि सपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन की चर्चा है, जिसमें सपा कांग्रेस को 200 सीटें देने जा रही है। मतलब ओबीसी की बिसात पर शहमात का खेल चल रहा है। बीजेपी के सबसे बड़े वोट बैंक में सेंध की रणनीति पर राहुल और अखिलेश दोनों अपना अपना दाव चल रहे हैं। दोनों चाहते हैं कि ये वोट टूटे तो सही बीजेपी से, लेकिन कहां जाकर गिरे? अपने अपने पाले में। कांग्रेस चाह रही है मेरी झोली में, अखिलेश चाह रहे हैं मेरी झोली में। बिहार में कोई चुनाव नहीं है हुक्म, लेकिन तेजस्वी यादव छात्रों के मुद्दे पर सड़क पर उतर आए हैं। नींद टूट गई है। कांग्रेस से दूरी बनाई और अपनी रणनीतिक चाल चलने लगी, क्योंकि आरजेडी भी यादव और मुस्लिम वोट बैंक में कुशवाहा जैसी बड़ी जाति को जोड़ना चाहती है। सम्राट चौधरी को सीएम बनाकर कुशवाहा समाज को बीजेपी ने नेता देने की कोशिश कर दी। तेजस्वी विपक्ष में किसी को ओबीसी का झंडा बरदार बनना नहीं देना चाहते। इसीलिए पप्पू यादव जैसे नेता
कांग्रेस के पाले में है। लेकिन सड़क पर तेजस्वी ने किसी को फुटेज नहीं दी ताकि संघर्ष करते हुए दिखे तो वो केवल वो दिखे। कुल मिलाकर देश के 3 शहरों में 3 राजधानियों में सियासी पासे सेट किए जा रहे हैं, लेकिन केंद्र में ओबीसी, क्योंकि जिसकी जितनी संख्या भारी उसका साथ जरूरी भैया।